तो जो है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बायोमोलिक्यूल के अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स, और फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स के अंदर हमने पढ़ा था पीएच पे कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर से कैसे चेंज होगा, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहिबिटर, कि अगर कोई इनहिबिटर मौजूद हो तो उससे किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। तो हेडिंग डालेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर पहली बात किसको बोलते हैं, नाम से तो लग रहा है इनहिबिटर मतलब रोकने वाला होगा कुछ। तो इनहिबिटर क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट inhibit enzyme activity, inhibit enzyme activity, यानी वो कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे यानी रोक दे, हम उस हर सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इनहिबिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनहिबिटर। हमारे पास बच्चे इनहिबिटर दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के। यानी इनहिबिटर के हमारे पास दो टाइप हैं, टू टाइप्स। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। कैसा, कॉम्पिटिटिव और दूसरा क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर मैं बात करूं बच्चे किसकी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो नाम से आपको लग रहा होगा कि भैया यहां क्या होगा, कंपटीशन होगा। जैसे सिंपल शब्दों में आपको पता है कि जब आप भविष्य में अगर मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे हो यानी एमबीबीएस करने के लिए, तो आपके पास सीट क्या है, लिमिटेड है। अगर सीट लिमिटेड है और उसी सेम सीट के लिए लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आपस में सबका कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन कब होता है, जब आप फाइट कर रहे हो किसके लिए, किसी सेम चीज के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जब आप पढ़ोगे, इसका मतलब यहां पर इनहिबिटर एग्जैक्टली सेम दिखता होगा या उसको भी एग्जैक्टली सेम रिक्वायरमेंट होगी जैसा कि किसी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होगी। मेरे पास एक एंजाइम है, हमने एंजाइम पढ़ा था कि सर एंजाइम की जो शेप और शक्ल होती है वो कुछ, एंजाइम की शेप और जो शक्ल है सर वो कुछ ऐसा दिखेगा, मान लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है जो सबस्ट्रेट है, कौन, सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट को यहां जाके अटैच होना है। तो सबस्ट्रेट यूजुअली कैसा दिखेगा, जैसी ये जगह है इस तरीके से सबस्ट्रेट दिखाई देगा। ये कौन है, अगर मैं यहां एस लिख दूं तो मतलब ये क्या है, सबस्ट्रेट यानी रॉ मटेरियल है। अब सुनना ध्यान से, जो इनहिबिटर होगा वो बिल्कुल सेम दिखेगा, किसकी तरह, किसकी तरह, सबस्ट्रेट की तरह। मतलब जैसे सबस्ट्रेट दिख रहा है वैसे ही सेम आपको इनहिबिटर भी दिखेगा। अब मुझे बताओ, क्या इनहिबिटर इसी सेम जगह के लिए कंपटीशन करने लगा, भैया अगर इनहिबिटर भी सेम, सबस्ट्रेट भी सेम, मतलब दोनों लड़ाई कहां कर रहे हैं, सेम जगह पे जुड़ने के लिए। ये भी चाह रहा है कि यहां जुड़ूं, ये भी चाह रहा है कि यहां जुड़ूं, तो कंपटीशन हो गया और दोनों में जो जीतेगा वो जुड़ जाएगा। लेट से मान लेते हैं कि फिर भी सबस्ट्रेट जाके जुड़ पा रहा है, लेकिन पहले जितना जुड़ रहा होगा अकेले, अब कंपटीशन होने की वजह से उतना चांसेस नहीं होंगे, यानी कम चांसेस हो जाएंगे। तो मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जब आप बात करते हो तो यहां क्या है, इनहिबिटर कैसा दिखेगा, इनहिबिटर रिजेंबल सेम एज सबस्ट्रेट, सेम एज सबस्ट्रेट। किसकी तरह रिजेंबल करेगा, सबस्ट्रेट की तरह रिजेंबल करेगा। इसका एग्जांपल सुनना ध्यान से, हमारे पास एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है सक्सिनेट। क्या नाम है, सक्सिनेट। इस सक्सिनेट को हमें कन्वर्ट करना होता है
एक दूसरे प्रोडक्ट के अंदर जिसका नाम है फ्यूमरेट। क्या नाम है? फ्यूमरेट। ठीक है ना? इस सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है हमें, वो क्या होता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, टू कन्वर्ट द सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट। ठीक, ये प्रोसेस अच्छी खासी चल रही थी। ये जो सक्सिनेट था ये जाके किससे जुड़ता था? जाके किससे जुड़ता था? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ जाके ये जुड़ता था हमेशा, और सक्सिनेट किसमें कन्वर्ट हो जाता था? फ्यूमरेट में। ये काम चल रहा था, बट इसको समस्या तब हुई जब इसके रास्ते में कौन आया? एक और एंजाइम आ गया, मतलब एक और रॉ मटेरियल सबस्ट्रेट आ गया, इनहिबिटर जिसको हम बोलते हैं। यानी एक आया मेलोनेट। क्या आया? मेलोनेट। मेलोनेट क्या है? एक इनहिबिटर है। क्या है? इनहिबिटर है। तो भैया मेलोनेट इनहिबिटर भी लड़ाई किसके लिए कर रहा है? सेम एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए। अब अगर अगर मेलोनेट क्या करेगा? बाइंड करेगा विद एंजाइम। अगर ये एंजाइम के साथ क्या कर गया? जुड़ गया, तो क्या करेगा? रोक देगा किसकी प्रोडक्शन को? इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमरेट। इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमरेट। यानी फ्यूमरेट जो बन रहा था वो अब नहीं बन पाएगा। ये क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कंपटीशन है सेम साइट के लिए, मतलब प्रोडक्शन पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर बात यहां तक? ठीक, नोट को जल्दी से आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है बच्चे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कौन सा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आपको क्या लगता है कौन सा बढ़िया होगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? नॉन कॉम्पिटिटिव बढ़िया होगा ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में क्या है? देखना, मैंने ये एंजाइम कॉपी किया यार, कॉपी कोई नहीं, बना ही लेते। ठीक, याद है इसको मैंने क्या बताया था? एलोस्टेरिक साइट। ठीक है ना? हमारा जो सबस्ट्रेट है वो किसकी तरह रिजेंबल करेगा? इस एक्टिव साइट की तरह ना। ये हमारा सबस्ट्रेट है, और जो हमारा इनहिबिटर है वो ऐसे दिखेगा। यानी इनहिबिटर कहां जाके जुड़ेगा? एलोस्टेरिक साइट पे, इस साइट पर। ठीक है ना? आप सुनना ध्यान से, क्या होगा इधर देख। इनहिबिटर ने इनहिबिटर ने क्या किया भाई साहब? जाके कहां जुड़ गया? एलोस्टेरिक साइट पर, यहां जाके जुड़ गया। कौन जुड़ा यहां? इनहिबिटर। और जब इनहिबिटर यहां जुड़ा तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो ये हुआ, इनहिबिटर जुड़ने के बाद जो एक्टिव साइट है उसकी शेप को ही बदल देता है। उसकी क्या कर देगा? शेप को ही बदल देता है। मतलब यहां पर पहली बात तो इनहिबिटर रिजेंबल नहीं करेगा। इनहिबिटर डज नॉट रिजेंबल टू सबस्ट्रेट। किसकी तरह नहीं दिखेगा? सबस्ट्रेट की तरह
नहीं दिखेगा। पहली बात तो ठीक, यहां तक तो कोई समस्या नहीं कि सर ठीक है, इनहिबिटर रिजेंबल नहीं करेगा किसकी तरह, सब्सट्रेट की तरह। लेकिन सुनना ध्यान से, इनहिबिटर बाइंड करेगा किसके साथ, इनहिबिटर बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट, बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट, और वहां बाइंड करने के बाद क्या कर रहा है, एंड चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट। चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट। भैया इसने शेप ही बदल दिया, और अगर इसने एक्टिव साइट का शेप ही बदल दिया, एक्टिव साइट का शेप ही बदल दिया, तो क्या सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर पाएगा, नहीं। यानी 0% चांस है सबस्ट्रेट के बाइंड होने के। और आप कह रहे हो भाई जो प्रोसेस चल रही थी, जो एंजाइम जिस प्रोसेस के लिए था वो वही सबस्ट्रेट बाइंड करवाएगा ना। अरे महाराज, जो आप प्रोसेस करवाना चाह रहे हो उसकी जगह कोई दूसरी प्रोसेस, मतलब लेट से फॉर एग्जांपल आप रेस्पिरेशन करवा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेट से एटीपी चाहिए था, आप करो कोई दिक्कत नहीं, एटीपी नहीं बनेगा कुछ और बना लेते हैं, चल जाएगा काम ऐसा करने से, कि नहीं एटीपी नहीं बनाते हैं कुछ दूसरा बना लेते हैं, क्योंकि सेप बदल गई है तो दूसरा लेके आते हैं। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, जो आप कह रहे थे कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बढ़िया होता है, ये बढ़िया नहीं होता है। अगर कभी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर काम कर दे, जैसे कई सारे पॉइजन होते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग आपने पढ़ा होगा, तो साइनाइड वगैरह जो पॉइजनिंग होती है उसमें साइनाइड जो होता है ना, वो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर जाके बाइंड करता है, और शेप बदल देगा किसकी, एंजाइम की, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा और इंसान खत्म, डेड। तो ये बढ़िया नहीं होता है, यहाँ सीधा एंड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ बीच का रास्ता नहीं है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो साइनाइड एक्ट एज नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कौन सा एंजाइम के लिए, फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक एंजाइम है। जब भी किसी के लास्ट में एज वर्ड आए, मतलब वो क्या है, एक एंजाइम होता है। क्या होता है, एक एंजाइम होता है। क्लियर बात यहां तक। मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, आप भाई बहन हो दो, एक ही रूम में पढ़ रहे हो, अब एक का मन कर दिया सोने का कि मुझे सोना है, और तुम्हारा मन कर रहा नहीं मुझे जगना है, मुझे लाइट जलानी है। आप बटन चालू कर रहे हो, वो बटन बंद कर रहा है, आप बटन चालू कर रहे हो, वो बटन बंद कर रहा है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ठीक। और अब दूसरा रास्ता क्या है, आपका भाई जो था वो बाहर गया, अब बाहर से मेन लाइन की वायर ही काट के चलाया, आप जाओ आप ठीक कर लो पहले। मतलब अब अल्टीमेटली लाइट बंद हो गई, अब आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो वही है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक छोटी सी बात और याद रखनी है, नोट करके, क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रिवेंट बैक्टीरियल पैथोजन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन प्रिवेंट बैक्टीरियल पैथोजन, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। एनसीईआरटी है। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास है उसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम।
क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। सबसे पहले आपको छोटी सी कुछ बात याद रखनी है, वो क्या है कि भैया जब भी कहीं आपको एंजाइम कोई लिखा हुआ मिलेगा तो उसमें आपको कुछ शब्द मिलेंगे, एंड विद एज, यानी एंजाइम हमेशा किससे एंड होगा, एज वर्ड के साथ। और अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम को हमने क्लासिफाइड किया है इनटू 6 क्लासेस। कितनी क्लास के अंदर? 6 क्लासेस के अंदर। एंड 4 to 13 सब क्लासेस, यानी कितनी सब क्लास है? 4 to 13 सब क्लास। और एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, एक मिनट, हेलो, कि नॉमेनक्लेचर में कितने डिजिट होंगे? 4 डिजिट होंगे। अब इसके अलावा आपको मेनली क्या करना है, ये क्लास हमारे पास है अलग अलग एंजाइम के। जैसे अगर किसी एंजाइम को ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, एक ग्रुप है, क्लास है एंजाइम की, तो ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं, उन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेड एंजाइम बोलते हैं। अब कैसे, देखो ध्यान से, रिड्यूस था, एच डैश ऑक्सीडाइज था, इसने जो रिड्यूस था उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ऑक्सीडाइज था उसको रिड्यूस कर दिया। मतलब ये एंजाइम क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा है। ट्रांसफरेज, ऐसे एंजाइम जो किसी ग्रुप को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे अगर बात करूं एंजाइम कैटालाइजिंग ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, जैसे अगर आप देखो एस जी, यानी जी ग्रुप किसके साथ? एस के साथ। निकाल के किसके साथ लगा दिया है? एच डैश के साथ लगा दिया है, मतलब ग्रुप ट्रांसफर किया है। ऐसे एंजाइम के लास्ट में क्या आएगा? ट्रांसफरेज आएगा। हाइड्रोलेजेज, ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन होता है। एस्टर बॉन्ड किसके बीच मिलता है? एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड किसके बीच मिलता है? लिपिड के अंदर मिलता है। और ईथर पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में मिलता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिल रहा था। कार्बन कार्बन का बॉन्ड हुआ, कार्बन हेलोजन का, हेलोजन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, और फास्फोरस नाइट्रोजन का बॉन्ड, इन सब बॉन्ड को जो तोड़ते हैं उन्हें हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और लाइएजेस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो रिमूव करते हैं ग्रुप को। जैसे देखो ध्यान से, एक्स वाई के साथ, कार्बन के साथ एक्स वाई नाम का 2 ग्रुप जुड़ा था, एक्स और वाई को निकाल के अलग कर दिया और कार्बन के बीच क्या बना दिया है? डबल बॉन्ड। मतलब ग्रुप निकालने वाले जो होते हैं उनके क्या बोलते हैं? लाइएजेस। और फिर आता आइसोमेरेज। अब सुनो, हमारे पास आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म क्लास 10 में थोड़ा बहुत, कि सेम फॉर्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगी? अलग अलग होगी। तो आइसोमेरिज्म के हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? आइसोमेरेजेस बोलते हैं। और लाइगेजेस का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना, इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं। जैसे ऊपर वाला तोड़ रहा था, ये बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा ये? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्सीजन, ये सब बॉन्ड को बनाने वाला जो होता है उनको क्या बोलते हैं? आपका लाइगेजेस बोलते हैं। ठीक है ना? इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लास्ट में एक छोटी सी टेबल ये बनाना है। देखो ध्यान से, अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं तो हमारे पास एंजाइम की 2 वैरायटी और मिलेंगी, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम। एक क्या होते हैं? सिंपल एंजाइम। और दूसरे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सिंपल एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अगर मैं सिंपल एंजाइम की बात करूं तो इसमें क्या होगा? ओनली है प्रोटीन पार्ट, यानी इनके पास क्या होगा? केवल और केवल प्रोटीन पार्ट होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स एंजाइम की बात करूं बच्चे, तो कॉम्प्लेक्स एंजाइम को एक और नाम से हम जानते हैं, पहले तो होलो एंजाइम। किस नाम से? होलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो किसी होलो एंजाइम के अंदर
किसी होलो एंजाइम के अंदर क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा एक एपो एंजाइम, और दूसरा कंपोनेंट जो मिलेगा उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। एपो एंजाइम बच्चे प्रोटीन पार्ट होता है। क्या होता है? एपो एंजाइम कैसा होता है? प्रोटीन पार्ट। और कोफैक्टर क्या होते हैं? नॉन प्रोटीन। मतलब एंजाइम तो आपने पढ़ा कि मोस्टली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो सिंपल एंजाइम है। लेकिन अगर कोई एंजाइम प्रोटीन का है लेकिन उस एंजाइम को काम करने के लिए किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स एंजाइम बोलते हैं। तो हम एपो एंजाइम यानी प्रोटीन वाले के बारे में तो पूरी स्टडी करके आ रहे हैं इतना दूर से और सब कुछ जानते हैं। अगर मैं बात करूं कोफैक्टर की, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर इसेंशियल होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एपो एंजाइम। अगर कोफैक्टर नहीं है तो एपो एंजाइम काम नहीं करेगा। तो अब कोफैक्टर क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से केमिकल हैं जो एज ए कोफैक्टर काम करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले कोफैक्टर हमारे पास 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। तो कोफैक्टर जो है, अगर हम बात करें, हमारे पास कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा है कोएंजाइम, और तीसरा है क्या बोलते थे, एक और नाम था मेरे दिमाग से निकल रहा है। जनरली ये मेटल आयंस होते हैं। अभी मैं नाम लिख दे रहा हूँ क्या होता है, ठीक है ना? 1 मिनट में पहले मैं समझा दे रहा हूँ। वो लास्ट वाला एक वर्ड था वो मेरे से मिसिंग हो रहा है, ठीक है? अगर मैं बात करूं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? सुना ध्यान से। ये ऑर्गेनिक होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनिक होगा और बाइंड टाइटली। बाइंड टाइटली मतलब ये ऑर्गेनिक पार्ट होगा और एंजाइम के साथ में यानी प्रोटीन वाले पार्ट के साथ में बहुत टाइटली क्या करता है? बाइंड करता है। बहुत टाइटली क्या करता है? बाइंड करता है। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, इसका एग्जांपल है हीम ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हीम ग्रुप। हीम ग्रुप क्या है? एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अगर मैं कोएंजाइम की बात करूं तो यहां भी याद रखना है, ये भी ऑर्गेनिक होगा। कैसा होगा? ऑर्गेनिक होगा, लेकिन ये बाइंड करेगा लूजली। बाइंड लूजली। और अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल है नियासिन। क्या है? नियासिन। नियासिन एक विटामिन है। क्या है? एक विटामिन है। और ये जो नियासिन है ये किसके लिए होता है? फॉर एनएडी एंड एनएडीएच एंजाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? एनएडी और एनएडीएच एंजाइम के लिए। जबकि मेटल आयन मतलब कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको काम करने के लिए किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी ऑर्गेनिक ग्रुप की जरूरत पड़ती है। वो बहुत टाइटली बाइंड करेंगे एंजाइम के साथ, तब एंजाइम काम करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर जैसे कि मैं बता रहा था कि कोफैक्टर हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, बीच में थोड़ा माइक बंद हो गया था इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं। कोफैक्टर 3 तरीके के होते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयंस, या फिर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होंगे और बाइंड करेंगे टाइटली किसके साथ? एंजाइम के साथ। और हीम ग्रुप, जैसे हीम ग्रुप अगर बोलोगे तो हीम ग्रुप एक एंजाइम है ना, कैटलेज। किसके लिए? कैटलेज एंड परऑक्सीडेज, ये एंजाइम है। इन दोनों के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम कौन करता है? हीम ग्रुप करता है। वो एंजाइम क्या होते हैं? ये भी ऑर्गेनिक होंगे, लेकिन ये एंजाइम के साथ कैसे बाइंड करेंगे? लूजली बाउंड करेंगे, और इनकी बाइंडिंग टेम्परेरी होती है। जैसे विटामिन जो है नियासिन है एक, जो बाइंड करता है किसके साथ? एनएडी और एनएडीएच के साथ, तब जाकर के एंजाइम काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे पास कई सारे मेटल्स होते हैं जिनमें एक एग्जांपल क्या है? जिंक 2+।
जिंक 2+ मेटल अगर होगा तभी कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम अपना काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब कोफैक्टर ऐसी चीजें हैं जो किसी एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। कोफैक्टर अटैच्ड हैं तो एंजाइम काम कर रहा है, और अटैच नहीं है तो एंजाइम काम नहीं करता है। क्लियर बात? तो आपका ये चैप्टर फाइनली यहाँ खत्म हो गया है। बाकी अब बातें अगली क्लास में करेंगे नए चैप्टर की। ठीक, आज के लिए यहीं तक।